क्या सच में मतलब माँ जो सोच रही है, उसके जी। थॉट्स, उसके आसपास का एनवायरनमेंट, ये इतना अफेक्ट करता है प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को? जो माँ सोचेगी, जो माँ करती है, उतना उसके ऊपर इतना इफेक्ट होता है। पर एक ही माँ बाप के जी। 2 बच्चे होते हैं, जी। इन दोनों में भी बहुत ज्यादा अंतर होता है उनके बिहेवियर Yes. में, तो वो क्यों? आजकल पेरेंट्स बच्चे को बच्चा ही नहीं रहने दे रहे। मेरा बच्चा हमारी सुनता नहीं है। यू हैव टू बी ए गुड लिसनर। आप अच्छा सुनोगे ना तो लोग आपको अच्छा सुनेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा ज्ञानी हो तो आपको ज्ञान लेना है, नहीं कि उनको देना है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में लिखे जा चुके हैं, तो क्या आप मानेंगे? टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल तो चेंज हो गई, पर क्या खुशहाली एंड पीसफुल फैमिली की विजडम आज भी वही है? नहीं, राइट? तो आइए आज एक्सप्लोर करते हैं अबाउट गर्भ संस्कार, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप्स एंड पेरेंटिंग के टाइमलेस विजडम के बारे में विथ आवर गेस्ट आचार्य धार्मिक श्री, who is a well-known and respected Vedic astrologer who has been guiding families and individuals since years through the wisdom of our scriptures and astrology. Hi guys, welcome to Moms Unmuted. Before starting today's episode, I would like to request all of you to go and subscribe to our channel Sonia Kotak. Because आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो you are going to miss so many important updates and episodes like this one. So let's start. धार्मिक श्री, वेलकम टू मॉम्स अनम्यूटेड। थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम निकाल के इस एपिसोड के लिए यहाँ पर आए। नहीं, आना ही है ना। दुनिया में गुजराती में कहावत है, माते माँ बीजा वगड़ा ना वाह। इतना अच्छा सब्जेक्ट और आप जो काम कर रहे हो तो डेफिनेटली हमें आना ही था और लोगों को कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी या वास्तु के अप्रोच से नॉलेज देना ही था। राइट। तो आप ऑलरेडी अवेयर हो, जैसे आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं वो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं, उनको नहीं लगता है कि इट्स अ साइंस। तो आप उन लोगों को कैसे जस्टिफाई करोगे? पहले तो वो तो ऐसा लोगों को लगता है, अगर आप नहीं मानते, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं ये सब से कुछ नहीं होता। बट उसमें क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मुझे सिर्फ मेरे वाइफ से ही प्रेम है या मुझे मेरी गाड़ी से ही प्रेम है, वो बट वो बाहर निकलता है और वो और एक प्रेम में हो जाता है। तो वो सब लोगों का मानना अलग बात है। आप गूगल पर सर्च करोगे कि व्हाट मिलेनियल सर्च, तो इंडिया में 70% लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, यूएस में 54 से 65% लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं। बट ये ऐसा सब्जेक्ट है, मानते सब है बट बताता कोई नहीं है। तो सब लोग मानते हैं, तो मुझे कभी ये चैलेंज तो फील हुआ ही नहीं कि पीपल आर नॉट बिलीविंग। एंड द सेकेंड थॉट इज कि पिछले 15 सालों से जो इंडिया में स्पिरिचुअल जो एटमॉस्फेयर एक लहर के जैसे हुआ है, तो मेरे हिसाब से माता पिता के कंपैरिजन में भी जेनजी या तो और जो नई जनरेशन्स है वो बहुत मान रही है। ऐसा नहीं है, मतलब आप कहीं पर भी, आप ईशा फाउंडेशन देखो, आप धर्मपुर देखो, आर्ट ऑफ एवरीवेयर वेरी स्पिरिचुअलिटी, देयर इज यंगस्टर्स, राइट? तो ये बदल गया है। There is a difference between spirituality and astrology. Yes. So how do you explain that? तो शास्त्रों के साइड से इफ यू वांट अ मोक्ष और लिबरेशंस और त्याग, सच्चित आनंद आपको चाहिए तो स्पिरिचुअलिटी है डिसेंट लाइफ के लिए। बट अगर आपको माया चाहिए तो आपको एस्ट्रोलॉजी चाहिए। तो ये तो लोगों का कंफ्यूजन है कि हमें स्पिरिचुअलिटी चाहिए बट रियल में उनको एस्ट्रोलॉजी चाहिए। क्यों? क्योंकि नोबडी, हमारे पास कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि मुझे मोक्ष चाहिए, सन्यासी हो जाना है। सबको कुछ चाहिए। तो वो जर्नी की शुरुआत स्पिरिचुअलिटी से होती है, बट विथ टाइम वो एस्ट्रोलॉजी ही हो जाती है। और इसीलिए आप इंस्टाग्राम पर देखोगे, गूगल पर देखोगे, कहीं पर भी देखोगे, जो मोस्ट वायरल कंटेंट है सारे स्पिरिचुअलिटी के, वो या तो रेमेडीज के है, या तो एस्ट्रोलॉजी ये है, या तो प्रयोगों के ही है। तो अल्टीमेटली अर्ली स्टेज व्यक्ति स्पिरिचुअल बोलता है क्योंकि वो वर्ड बहुत अच्छा है, फैसिनेटिंग वर्ड है। बट कोई होता नहीं है ना, सब होते हैं कोई ना कोई मटेरियलिस्टिक चीजों को पाने के लिए।
और आजकल रिसेंटली जी। विराट कोहली, अनुष्का Yes. शर्मा के बहुत सारे रील्स वायरल भी हुए जी। थे जब वो प्रेमानंद महाराज से Yes. मिलने जा रहे हैं, कुछ मंदिरों को विजिट कर रहे हैं। Yes. सो व्हाई डू यू थिंक कि इतने सक्सेसफुल लोग भी, मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स भी जी। स्पिरिचुअलिटी एंड एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, उनको क्या वैल्यू दिखती है जी। उसमें? जेपी मॉर्गन जी कहते थे कि बिलियनर्स डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मिलियनर्स डोंट। तो जब मैं आपको कहूंगा कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज एक कौन सी है, बताओ? मेरी फैमिली। फैमिली। क्यों? प्रेम, है ना? तो कभी संपत्ति है ना, वो कभी वैल्यूएबल नहीं हो सकती। प्रेम है, डिवोशंस है, स्पिरिचुअलिटी है, श्रद्धा है, साहस है, समर्पण, यही चीजें लोगों के जीवन का बेहतरीन पार्ट होता है और ऐसी ही स्टोरी उनके जीवन में चलती है। क्योंकि मैंने जैसे मुकेश अंबानी है, इन जी। सबको भी मैंने देखा है कि ये Yes. लोग शुभ मुहूर्त, मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी इसमें बहुत मानते हैं। जी। तो इलॉन मस्क कहते थे कि लाइफ शुड बी बेस्ड ऑन टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। अगर कोई इसका आंसर दे रहा है तो वो बेस्ट लोग या बेस्ट थियरी है। तो इनडायरेक्टली वो एस्ट्रोलॉजी की ही बात करता था। अच्छा। तो मुकेश अंबानी जी, अगर मैं आपको कहूँ कि अर्जुन, तो मतलब अर्जुन जी के सामने तो मुकेश अंबानी जी का इतना नहीं है ना कीमत। हाँ। तो अगर अर्जुन को मानना पड़े, राजा जनक को मानना पड़े, इलॉन मस्क अगर मान रहा है, तो मुकेश अंबानी एंड फैमिली तो दे आर तो वेरी बिलीवर ऑफ वैष्णव जी, श्रीनाथ जी बाबा। तो लोगों के जीवन में जितने मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट उन्होंने कर लिए, उनको एस्ट्रोलॉजी की और अवेयरनेस आ जाती है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर उनको और समझ आ जाती है। तो वो दोनों सब्जेक्ट मैनेज करते हैं। जैसे आप नीता अंबानी ने अपने शादी में बड़ा ग्रीन एमराल्ड भी पहना, बट साथ साथ में अगर वो आईपीएल जीतेंगे तो ट्रॉफी लेकर सबसे पहले द्वारका में जाएंगे। तो मैं कह अच्छा। सकता हूँ कि इंडिया में एज अ फैमिली उन्होंने स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी को इतने अच्छे वे में लोगों को दिखाया है कि आजकल सारे बड़े फैमिली भी हमारी मेंटरशिप में आने लगे और एस्ट्रोलॉजी करने लगे और स्पिरिचुअलिटी करने लगे। बट आपका क्वेश्चन था कि मुकेश अंबानी जैसे लोग, तो मेरा बात था कि ऐसा आप जैसे कार्ल कार्ल जंग, जो बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, वो भी कहते थे कि दुनिया का सारा अच्छा ज्ञान इकट्ठा करोगे ना और उसको ऑब्जेक्टिव बना दोगे तो वो एस्ट्रोलॉजी बन जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी को कहा जाता है कि इतने उच्चतम मूल्य है कि लोगों को उसमें रिलेटेबिलिटी भी जल्दी फील हो जाती है और उसमें इतना मजा आता है कि जैसे एक एक यंग कपल जब प्रेम में होता है और जो अनुभव होता है वही स्पिरिचुअलिटी में और एस्ट्रोलॉजी में उससे बेहतरीन अनुभव रहते हैं। तो वो सब चाहते हैं। बट आपको लगता है एस्ट्रोलॉजी साइंस है? रेफरेंस ऑफ साइंस है, Okay. 1+1 वाला साइंस नहीं है। जैसे आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में आज मीटिंग हो तो आपको 10 में से 8 लोग कौन सा कलर कपड़ा पहनने को बोलेंगे? ब्लैक या ब्लू? हाँ। राइट? तो ये साइंस है? साइंस नहीं है। बट एक लाइफ के एक विचारधारा रहती है, एक एनवायरमेंट होता है कि जिससे जीवन बनता है। तो एस्ट्रोलॉजी एकदम 100% आप जब पैदा हुए तो यूनिवर्सल क्या बिहेव कर रहा था उसका साइंस है। मतलब आप 20 साल के होंगे तो आपके रेफरेंस में यूनिवर्स और आप कैसे हार्मनी में होंगे। आप 60 साल के होंगे तो आपका हार्मनी कैसा रहेगा। कंसिस्टेंस यूनिवर्सल जो वाइब्रेशंस है उसका, कि जिससे आपका ये जीवन चलता है। और आपका रेफरेंस ऑफ रिलेटिबिलिटी का साइंस है, जैसे आइंस्टाइन कहता था E = mc²। मतलब अगर कुछ है तो ही हमारा वैल्यू है, नहीं तो हमारा वैल्यू नहीं है। राइट? तो ऐसे अगर यूनिवर्स को हम समझ गए तो ही हमारा वैल्यू होने वाला है। पर हमको क्या बेनिफिट होता है अगर मैं आपके पास आती हूँ, अपनी कुंडली दिखाती हूँ और आप मुझे बताते हैं मेरी कुंडली के हिसाब से चीजें, तो वो क्यों जानना चाहिए? एक तो कि इसका आंसर है कि लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं। तो पहला पॉइंट है कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो पहले आते हैं, कोई तकलीफ होती है तब आते हैं। तो उसमें से बहुत अच्छा केस स्टडी कहूँ कि लोगों को लड़का और लड़की सिलेक्ट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। राइट?
तो हमारे पास आते हैं कि शादी नहीं हो रही है, बट विथ टाइम हम कंसल्ट करते हैं, जब कुंडली मैचिंग करते हैं तो दे नोस कि मेरे मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सबके कंपैरिजन में अगर कोई सबसे ज्यादा अच्छा ये व्यक्ति के बारे में कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है तो वो एक अच्छी एस्ट्रोलॉजी है कि कुंडली से वो पता चल सकती है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो तो आप किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को समझ सकते हो, आप उनके साथ कैसे वर्क करना है वो जान सकते हो, उनका एक्सप्रेशन ऑफ लव कैसा है वो पता चल सकता है आपको, वो कितने डिटैच है या कितने अटैच है वो पता चल सकता है, वो कितने गुस्सेल है, वो कितने मटेरियलिस्टिक है, कितने स्पिरिचुअल है, कितने फिजिकल इंटीमेशन में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, वो कितने भावनात्मक स्टेज पर एक्टिव है, उनके हेल्थ कितने प्रॉब्लमेटिक है। तो ये 10-12 चीज जहां पर भी मनुष्य होता है वहां प्लेनेट से आपको फायदा करके जाती है। वेरी नाइस। तो धार्मिक श्री, जैसे आपके पास इतनी सारी फैमिलीज आती है, हाँ, तो आप आजकल इंडियन फैमिलीज में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देख रहे हो? तो लोग एक तो फैमिली इश्यूज के लिए आते हैं, बट उसकी शुरुआत होती है रिलेशनशिप प्रॉब्लम से, कि जैसे जो घर के मुखिया है उनके प्रॉब्लम शुरू हुए तो वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों में निकलता है, फिर वो बच्चे किच किच वाले हुए तो हम सिर्फ सबको रिस्पॉन्सिबल कहना शुरू कर देते हैं। Okay. तो सारे जीवन में जैसे E=MC², सारे प्रॉब्लम की शुरुआत रिलेशनशिप से ही होती है वो, और सारी अच्छे चीजों का जन्म भी रिलेशनशिप से होता है। तो फैमिली में सबसे ज्यादा प्रश्न भी यही होते हैं, रिलेशनशिप, शादी होना, लड़का मिलना नहीं मिलना, संतान होना नहीं होना, या फिर पुरुषों के ज्यादातर क्वेश्चंस फाइनेंस और बिजनेस को लेकर लोग आते हैं। राइट। तो जैसे आपने बताया यूनिटी नहीं है फैमिलीज में, और जैसे हमारा अभी जो मेजॉरिटी ऑडियंस है दैट इज फैमिलीज, पेरेंट्स, तो मुझे लगता है ये जो प्रॉब्लम है ये इन सबसे रेलेवेंट है। राइट, जैसे यूनिटी की बात करें तो मुझे लगता है इंडियन फैमिलीज जो थी पहले हमेशा जॉइंट फैमिलीज, बड़ी फैमिलीज रहती थी, बट अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं न्यूक्लियर होती जा रही है। राइट। सो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत अकेले हो गए, अकेले रहते हैं, एंड दे वांट कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहें। मुझे कहीं ना कहीं लगता है यहाँ पे पेरेंटिंग डिफरेंसेस की वजह से ये चीजें या ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो वहां पर कुछ ऐसा है जो हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं या कोई सोल्यूशन? जी, एक फैमिली को चलाने के लिए मेनली 3 चीजें चाहिए। सबसे पहला चंद्र मतलब इमोशंस और माता, दूसरा सूर्य डिसीजन और फादर वैल्यू, और तीसरा चाहिए हार्मोनी, शुक्र। अगर आपकी लाइफ में चंद्र, सूर्य और शुक्र, माता पिता और हार्मनी रिलेशनशिप, भावना, डिसीजन मेकिंग और एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ अगर है तो आपकी फैमिली लाइफ अच्छी चल सकती है। तो ये तीनों के मैं आपको रेमेडीज देता हूँ। इसमें आपको अप्रोप्रिएट, आपके जिनके भी जो व्यूअर्स है उनके जीवन में जो लैक ऑफ पॉइंट है, जो लेग वीक है, उसके लिए उनको रेमेडीज करना चाहिए। जिनके भी फैमिली में इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं है, जो भावनागत फैमिली नहीं है, ज्यादा लॉजिकल हो गए, स्पेशली जैसे जैन फैमिली ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं, तो उनको चंद्र का मंत्र पूरे एज अ फैमिली या इंडिविजुअल करना चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः, जिससे व्यक्ति रिलैक्स होता है, मन शांत होता है और दूसरों को समझने के लिए पेशेंस लेकर आता है, कि जिससे बॉन्डिंग बनता है, और जब बॉन्डिंग होता है तो शेयरिंग होता है, शेयरिंग होता है तो अपने आप चीजें निकल जाती है। सेकंड, जो फैमिली में डिसीजन अच्छे नहीं आ रहे या एक व्यक्ति के डिसीजन पर लोग नहीं चल रहे, या तो कोई डिसीजन मेकर है ही नहीं, सब इंडिविजुअल डिसीजन मेकर है और उसी में झगड़े बढ़ जाते हैं, तो उनको चाहिए एक आत्मा, एक फादर या एक डिसीजन मेकर। तो सब ओम ह्रीम सूर्याय नमः, सूर्य की माला जप करके, सूर्य नमस्कार करके या सूर्य को जल अर्पण करके अगर फैमिली ने अपना सूर्य मजबूत कर दिया तो उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है। और तीसरा है एक्सप्रेशन ऑफ लव। आप देख रहे हो ना कि रिलेशनशिप में आज इतने प्रॉब्लम है कि कोई हस्बैंड के पास वाइफ के लिए टाइम नहीं है, और अगर टाइम है तो एवरीथिंग इज ग्रांटेड। Nobody want to write a love letter, nobody want to gift a flowers. लोगों को बस समझ, बस वो चाहते हैं कि आप समझ लो,
तो वो हार्मनी है वो शुक्र से आती है। तो जो भी रिलेशनशिप में लोग एक्सप्रेसिव नहीं, स्पेशली ये पुरुषों के केस में होता है, ओम शुम शुक्राय नमः, व्हाइट, सिल्वर और पिंक कलर की कोई चीज अपने फैमिली मेंबर को गिफ्ट करें, स्पेशली जिनके साथ बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। Okay. और शुक्रवार के दिन फास्ट करें या गरीबों को कुछ व्हाइट कलर का गिफ्ट दे। अल्टीमेटली फेमिनाइन हार्मोनियस एनर्जी को लेकर वो अवेयर हो जाएंगे तो फैमिली बॉन्डिंग हो जाएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं स्क्रीन टाइम, जी। सोशल मीडिया, गैजेट्स। जी। तो जब लोग स्क्रीन पे होते हैं ना या फोन पे होते हैं, वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सही। वो उसमें खो जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि फोन उनको पकड़ के रखता है। बराबर। तो लोग अपने आप का कंट्रोल अपने हाथ में रख सकें, उसके लिए कुछ कर सकते हैं। यस, पतंजलि सूत्र और एस्ट्रोलॉजी 2 मंत्र से हम कर सकते हैं। एक है कि आप मॉर्निंग में सिर्फ 10 मिनट कुछ नहीं करना है, आपका सांस कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ कहाँ वो टच होता है, उसको फॉलो करना है, जिससे आपका फील करना है, जिससे आपका ब्रीथिंग, पर ब्रीथ को लॉजिक नहीं लगाना है, ध्यान कुछ नहीं, आनापान सिर्फ, सांस गई बाहर आई, कहाँ कहाँ टच होती है, जिससे आप अवेयरनेस में आ जाते हो और डिस्कनेक्ट बाकी दुनिया से हो सकते हो, कि जिससे आपका इडा और पिंगड़ा जो नाड़ी है वो बैलेंस हो जाती है। एंड द सेकंड थॉट इज कि डेली रूटीन में आपको, एक तो अगर आप शिव जी के भक्त हो तो नमः शिवाय मंत्र का मूल उद्देश्य है सांस को बाहर निकाल देना और शून्य हो जाना। और तो जितने भी टॉक्सिक जो ब्रीथ होती है वो जल्दी निकल जाती है, जैसे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, तो लेने से कंपैरिजन में निकलती बाहर है, जिससे आप डिटॉक्स हो जाते हो। और एस्ट्रोलॉजिकली ओम सोम सोमाय नमः, ये 3 रेमेडीज अगर आप कर रहे हो तो 101% आपकी ये आप पैटर्न को ब्रेक कर पाओगे और आप अवेयर हो जाओगे। तो आपको इतना पता चल जाएगा कि अभी मुझे फोन रख देना है, या आज मुझे शॉपिंग एक ही चीज करनी थी, या तो अभी मुझे स्क्रॉल नहीं करना है, मुझे सिर्फ यही पॉडकास्ट करना है, मैंने देख लिया और बात खत्म। करेक्ट। अब जैसे आपने मुझे बताया कि आप गर्भ संस्कार के बारे में भी बात करते हैं, तो हम गर्भ संस्कार के बारे में बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। गर्भ संस्कार एक्चुअली होता क्या है? जी, तो हमने एक बहुत प्रचलित बात अभिमन्यु के चक्रव्यूह वो सीख कर आया, राइट? तो शास्त्रों में इसका प्रमाण इसलिए नहीं दिया है कि आप चक्रव्यूह सीख के आया, बट यहाँ कहने का तात्पर्य ये था कि प्रीनटल एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंट कितना है, राइट? क्या सच में मतलब माँ जो सोच रही है, उसके थॉट्स, उसके आसपास का एनवायरनमेंट, ये इतना अफेक्ट करता है प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को? जैसे आपकी बेटी कल जाकर यूएस से जाएगी और यूएस से में कोई बड़ी होनारत होगी, तो आप प्रे करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। वो अफेक्ट करती है कि नहीं करती है? करती है। तो अगर बेटी आपके साथ है, आपके एक शरीर में, आपके ब्लड को ब्लड मान रही है, आपके खाने को खाना वो समझ रही है, तो वो कितना करती होगी, ये प्रश्न ही नहीं हो सकता। एक रूपता है, मतलब जो माँ सोचेगी, जो माँ करती है, उतना उसके ऊपर इतना इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे ज्योतिष में गर्भ संस्कार को तो इतने लेवल पर दिखा है कि चौथा महीना है, सूर्य का महीना है, और मेडिकल कहता है कि चौथे महीने में थोड़ा थोड़ा आईज का आना, आंखों का अंदर बनना या स्नायुओं का बनना शुरू हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी में स्नायुओं का, आंखों का कारक सूर्य ही है। तो अगर आपने सूर्य कर लिया अच्छा, तो कैसे अच्छा करेंगे? तो सूर्य के मंत्रों से, सूर्य के इष्ट देवता विष्णु की आराधना से, सूर्य के जाप मंत्र से, उनकी सूर्य नमस्कार जैसे मूल्य से, अगर आपने 4th मंथ में सूर्य को अच्छा किया, तो आपके आने वाले बच्चे की आंख में तेज और उनके मसल्स मजबूत हो जाते हैं। क्या बात तो इसमें मेडिकल भी है, साइंस भी है, साइकोलॉजी भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है और एस्ट्रोलॉजी भी है। तो जब कोई कपल प्लान कर रहा है, प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है या फिर अभी एक्सपेक्टिंग है, तो उन्हें ऐसी कौन सी चीजें गर्भ संस्कार को लेकर ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें ये 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये चीजें करनी चाहिए? जी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी की बात करें गर्भ संस्कार की, तो 3 चीजें उनको मुख्य, एक है स्पिरिचुअलिटी के रेफरेंस में, एक तो आनापान,
सांस का आना जाना देखना चाहिए उनको, मतलब ब्रीथिंग्स को अच्छे से 10 मिनट डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखना चाहिए। एक्सरसाइज भी नहीं, नेचुरल ब्रीथिंग को सिर्फ अवेयरनेस से देखना, साक्षी भाव, राइट। ओके दूसरा पॉइंट है कि स्पिरिचुअली जैसे जो भी एक भगवान ऐसे जो थोड़े मायावी हो, कृष्ण जैसे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनकी माला करनी चाहिए। और दूसरे भगवान कोई शिव जी जैसे जो वैराग्यवादी है, नमः शिवाय। कोई और धर्म है तो उसमें भी इस प्रकार के ही ईश्वर होते हैं, तो उनको उनकी करनी है, राइट। और तीसरा है एस्ट्रोलॉजी में 2 चीज, डिसीजन और इमोशंस के लिए ओम रीम सूर्याय नमः की रोज एक माला, और ओम सोम सोमाय नमः, जिससे ईडा और पिंगड़ा दो दो नाड़ियां है, उसकी ब्रीथिंग एक रस होती है, और जब होती है तो व्यक्ति सबसे अच्छी पोजीशन में एज अवेयर माना जाता है। तो ये 3 चीजें करनी चाहिए। और ऐसी 3 चीजें जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी। जी, मेरे हिसाब से अगर आज के टाइम को लेकर मैं सिर्फ आंसर कर रहा हूं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्त्री को कोई भी ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम और क्रोध से डिटैच रहना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए नहीं, क्योंकि तब वो इतने इमोशनल हायर स्टेज में होती है कि वो सॉल्व नहीं कर पाती, या तो वो ओवर एक्साइटमेंट में चले जाते हैं या तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो कोई इमोशनल पॉइंट से डिटैच रहना चाहिए, और हो सके तो सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ लव में और ईश्वर से नजदीक रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है जो जनरली मेडिकल पॉइंट है कि खाने में आपको ध्यान रखना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में कहूँ तो ऐसी कोई जगह पर नहीं जाना चाहिए जो ज्यादा खराब है, नेगेटिव है, जहाँ मतलब ज्यादा ड्रिंकर लोग हैं, ज्यादा मदिरा पान हो रहा है, ज्यादा कुछ एकदम खराब काम हो रहा है, ऐसी जगह पर स्त्रियों को वो टाइम पर नहीं जाना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जो ऑरा का इम्पैक्ट है ना, वो गुरुओं में, संतों में और पारिवारिक लोगों से बहुत अच्छी बनती है। तो ज्यादातर टाइम उसको अपनी नजदीकी जो अलाइन हार्मोनियस लोग हैं और जो विजडम पूर्ण लोग हैं, या तो जो लोग नॉन मीडियम इमोशनल या बैलेंस लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ, ज्यादा इमोशनल या ज्यादा लॉजिकल लोगों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए। तो गर्भ संस्कार जब हम बोलते हैं तो क्या ये जस्ट एक माँ की जिम्मेदारी होती है या इसमें पिता का भी कोई रोल होता है? जी, हमने बात किया ना कि वातावरण और इंडिविजुअलिटी, रिलेशनशिप और इंडिविजुअलिटी हर हमेशा एक दूसरे के पर्याय है। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माता की है एज ए इंडिविजुअल, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की है एज अ एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए। क्योंकि आप तो अपने कार्य में इन्वॉल्व हो गए, तो वो चीजों का ख्याल कौन रखेगा कि सारी चीजें ऑन प्लेस हो, अच्छे से हो, हार्मनी में रहे, अलाइनमेंट रहे, अवेलेबल रहे। तो मेरे हिसाब से आप उज्जैन जाते हो तो आपको शिव जी जल्दी दिख जाते हैं ना, क्योंकि वातावरण ऐसा है। तो डेफिनेटली जितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंडिविजुअल लेवल माता का है, मेडिकल से लेकर हेल्थ से लेकर, उतना ही पिता का डिसीजन मेकिंग से लेकर, सपोर्ट सिस्टम से लेकर, अलाइनमेंट से लेकर, एक्सप्रेशन ऑफ लव को लेकर होता है। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एस्ट्रोलॉजी में उसको कहते हैं चंद्र और सूर्य, माता और पिता, इमोशंस और डिसीजन मेकिंग, दोनों इतने ही जरूरत है। बट एस्ट्रोलॉजी में जैसे माता को इमोशंस से जाना जा रहा है एंड फादर को डिसीजन मेकिंग, ऐसा क्यों? मतलब माँ क्यों डिसीजन मेकर नहीं है और फादर क्यों इमोशंस से कनेक्टेड नहीं है? यस, क्योंकि जो फीलिंग्स और इंट्यूशंस और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस वो फेमिनाइन एलिमेंट में मेल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। हॉर्मोन्स भी ऐसे होते हैं कि स्त्रियां एक्सप्रेशन में अच्छी होती है ना, इसीलिए आप देखो सारे पुरुषों को अच्छे गिफ्ट मिलते हैं, स्त्रियों को नहीं मिल सकते ना, इवन सोच भी नहीं सकते। तो ये एक हम कह सकते हैं ह्यूमैनिटी का एक हार्मोनल ही ऐसा है कि स्त्रियों को ऐसे ही भगवान ने
या प्रकृति ने डिजाइन किया है कि सबसे ज्यादा पावरफुल भी स्त्री है और सबसे ज्यादा इमोशनल भी स्त्री है। तो पुरुष के केस में सेम है कि उनके पास कि घर में बाहर जाकर जितना भी नॉलेज है, लॉजिक्स है, या जितनी भी चीजें डिसीजन मेकिंग में या मैथ्स में है, तो वो ज्यादा उनके प्रकृति जन्य बिहेवियर ऐसे रहे ना कि पुरुष को 0-1 दिखता है और स्त्रियों को 0 से 1 में और 10 शेड दिख जाते हैं ना, तो पुरुष को नहीं दिखता है तो नहीं दिखता है। तो ये प्रकृति है कि भाई ऐसा हम नहीं पूछ सकते है कि ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया कि स्त्रियां ही क्यों प्रेग्नेंट हो, समझे ना, ये प्रकृति है ऐसा, प्रकृति ने ही, क्योंकि प्रकृति इसको ऐसे ही सक्षम देखती है ना कि प्रकृति स्त्रियों को ही शक्ति मानती है। मतलब हिंदू भगवान में कोई पुरुष को पावरफुल नहीं कहा है ना। जब हम शक्ति की पूजा आज भी ब्राह्मण करता है तो हमारे इष्ट देव शिव जी है, बट हम शिव जी की पूजा नहीं करते, पहले दुर्गा माता की करते हैं, फिर शिव को बुलाया जा सकता है। तो वो एक, ये तो मैंने थोड़ा रिलीजियस आंसर दिया, बट वो नेचुरल है कि, और सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं अल्टीमेटली। जैसे हम लास्ट जब बात कर रहे थे गर्भ संस्कार की, आपने बोला ऑरा, तो मुझे ऑरा की बात करनी है। जैसे आपने बोला कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे ऐसे लोगों के ऑरा में रहना चाहिए जिससे उसे बेनिफिट हो। तो जब हम लोगों से मिलते हैं तो दूसरे इंसान का ऑरा हमें अफेक्ट करता है? 100% करता है। कैसे? जैसे हम राजपाल यादव को सिर्फ देखते हैं तो भी हंसी आ जाती है ना, कुछ नहीं बोले तो भी, राइट। जैसे मैंने व्हाइट पहना है, तिलक किया है व्हाइट, मैं इतना शांति से बोल रहा हूँ, तो अब मुझे कुछ नहीं पूछो तो भी शांति थोड़ी आ ही जाती है। तो ये अल्टीमेटली ये सारा फिजिक्स ही है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई धार्मिक श्री आ गए ना, बहुत सारी चीजें मैं कैरी कर रहा हूँ, मेरे विचार, पर्सनालिटी, तो उसकी एक एनर्जी एलिमिनेट होती है। जैसे आप हो तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशंस मदर को लेकर करते हो या फैमिली को लेकर करते हो, बच्चों को लेकर करते हो, है ना। तो आप कहीं पर भी जाओगे, आप कोई आपको ऐसे पूछेगा डीजे में कैसे नाचना है? नहीं, आप क्या पूछेगा आपको? पेरेंटिंग। क्यों ऐसा पूछेगा? क्योंकि वो आपकी एनर्जी में। जॉनी लीवर आएगा तो लोग उसको कॉमेडी बात करेंगे, उसको ऐसा नहीं कहेंगे उपनिषद में क्या लिखा है। पर जैसे कोई बंदा है जिसकी एनर्जी नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव एनर्जी सामने वाले को कैसे अफेक्ट करती है? या लोग बोलते हैं ना कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ होते हो जो आपसे जेलस है या ईर्ष्या रखता है, तो वो एनर्जीज आपको अफेक्ट करती हैं। तो वो जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, आशीर्वाद है तो बद्दुआ, नजर है। तो किसी की एनर्जी पॉजिटिव है तो वो आपको और एक्साइट करती है, और क्यूरियस करती है, और प्रेम आपके अंदर का निकालती है। तो अगर कोई नेगेटिव है तो ये सारी चीजें ड्रेन हो जाती है, तो अपने आप आपकी ऑरा, एनर्जी कहो या आपका अस्तित्व ही वीक होने लगता है। तो अफेक्शनेट कैसे होती है? जितने भी व्यूअर है, सिर्फ आप एक ब्लैक कर्टेन्स को 2 मिनट गेज करना और उसके बाद ग्रीन कर्टेन्स को करना, उसके बाद व्हाइट कर, तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ इट इफेक्ट्स। क्योंकि ईच एंड एवरी छोटे से छोटा मॉलिक्यूल्स एक एनर्जी को अपने साथ होल्ड करता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे जैसे लोगों के साथ बैठना, ऐसे आप अपने आप होने लगते हो। तो अगर आप नेगेटिव इंसान के साथ बैठते हो तो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है। वो सेम नहीं होता। जैसे आप जेलेसी वाली कोई स्त्री के साथ बैठोगे तो आपके अंदर जेलेसी आ जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, बट आपके अंदर इतना रेजिस्टेंस आ जाएगा कि आप नेचुरल, ऑर्गेनिक, एक्सप्रेसिव नहीं रहोगे ना, आप सब सप्रेस कर दोगे, तो अल्टीमेटली वो सप्रेशन नेगेटिविटी हो जाता है। तो ये नजर वगैरह रियल होता है? जैसे नेगेटिविटी है वैसे पॉजिटिविटी है। अगर काला है तो गोरा है, वैसे ही कोई ब्लेसिंग्स दे रहा है तो कोई नजर दे सकता है। इनफैक्ट शास्त्रों में सबसे ज्यादा एनर्जी ग्राही है, मतलब एक्सेप्टर और रिसीवर आंखों को कहा है। तो हम प्यार कब किसी के प्यार में चल जाते हैं? आंखों में। हाँ, कितने सॉन्ग इसके ऊपर आए। शास्त्र कहता है, साइंस कहता है कि सिर्फ अगर आपने किसी को 3 से 5 मिनट गेस कर लिया ना, एक विथआउट कोई और
कोई इंटरेक्शन से, अगर आपको प्यार नहीं हुआ है तो भी आप उससे जुड़ जाते हो। तो ऐसे ही अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति है तो उनकी एनर्जी आती है। और वेदों में कहा गया है कि अगर मुझे आपको मेरे संस्कार देने हैं, मतलब मुझे जो आता है वो आपको मेरी विद्या देनी है, तो मैं उपनियन से दे सकता हूँ। अच्छा। उपनियन मतलब मुझे आपको आपकी आंखों में एज अ गुरु देखना है, तो आप मेरे अंदर की चीजें अंदर ले सकते हो। तो अगर मैं नेगेटिव हूं तो आप नेगेटिव लेंगे, और अगर मैं पॉजिटिव हूं तो पॉजिटिव लोगे। तो नजर बहुत एक्टिव होती है। और तंत्र में जो है त्राटक नजर, मतलब कोई खराब व्यक्ति देखता है, हमें पता चल जाता है ना, ये नहीं हमें कंफर्टेबल। हाँ। फिर मारण है, तो एकदम से कोई नेगेटिव। आकर्षण है, वशीकरण। नजरों के तो इतने प्रकार है कि आप मेडिटेशन भी होते हैं तो देखो, आप मोमबत्तियों को लेकर होते हैं। तो नजर तो बहुत इम्पैक्टफुल सब्जेक्ट है। तो ये नजर उतार कैसे सकते हैं? यस, नजर उतारने का एक वेदोक्त क्रम में कहूँ तो सिर्फ ओम हम हनुमते नमः की एक माला और ओम काल भैरवाय की नमः एक माला। एस्ट्रोलॉजिकली या नजर उतारने के रेफरेंस से कहूँ तो मैं नमक 7 बार सामने से 7 बार ऊपर से उतार कर कोई जल में आपको बहा देना है। और जो लोग स्पिरिचुअली या एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा और बियॉन्ड जाना चाहते हैं, वो शांति से बैठे और आकर पानी में थोड़ा नमक डालकर स्नान ले सकते हैं, तो भी नजर उतर सकती है। ओके। अभी हम लोग थोड़ी बात करते हैं बिजनेस के बारे में, सक्सेस, वेल्थ, क्योंकि मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग जो है उनको अपनी लाइफ में चाहिए ग्रोथ, सक्सेस, पैसा, वेल्थ। तो एस्ट्रोलॉजी हमें कैसे हेल्प कर सकता है, अगर मैं बात करूं मेरे करियर की या बिजनेस की? जी, करियर में सफल होना है तो क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए और शार्प इंटेलिजेंस चाहिए, है ना? विजडम चाहिए और इंटेलिजेंट चाहिए, राइट? तो गुरु, ओम गुम गुरुवे नमः, बृहस्पति का आप जितना माला करोगे उतना आपके अंदर विजडम डेवलप होता है। और बुध, बुद्धि, वाणी, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ट्रेडिंग, ये बिहेवियर से आप और बिजनेसमैन अच्छे बन सकते हो। ओम बूम बुद्धाय नमः, ये 2 मंत्र की माला करनी चाहिए। बुधवार के दिन पॉसिबली ग्रीन और गुरुवार के दिन येलो पहनना चाहिए। बुधवार के दिन कोई माता रानी की उपासना और गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए। और कोई बुधवार के दिन ग्रीन कलर का चीज दान देना चाहिए और गुरुवार के दिन येलो कलर का चीज। पूरा बुध और बृहस्पति को आपने समझ लिया तो विजडम और इंटेलिजेंस, या तो हम कह सकते हैं ज्ञान और व्यापार, आपके अंदर आ जाते हैं। आपकी कुंडली में भी वो और बेहतर हो जाते हैं। ज्यादा तरीकों में से हम बृहस्पति याग, विष्णु याग, दुर्गा याग, गुरु पहनना या ग्रीन एमरल्ड पहनना, येलो सफायर पहनना, ये इसके रेमेडीज हैं। बट जैसे कुछ लोग हैं जिनके पास इंटेलिजेंस है, विजडम है, नॉलेज है, बट फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिलती है, या दे आर नॉट एबल टू बी सक्सेसफुल, दे आर नॉट सक्सेसफुल इन देयर करियर। तो उसका क्या रीजन होता है? 3 टाइप के लोग होते हैं। एक तो कि जिनको नॉलेज है बट बोल नहीं पाते, लोअर कॉन्फिडेंस की वजह से उनको जॉब नहीं मिलता। तो जिनका कॉन्फिडेंस लो है उनको ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः ये माला कर सकते हैं, कि जिससे उनका कॉन्फिडेंस आ जाए। दूसरा, जो बोलने में बहुत होशियार है बट उनको सही मायने में नॉलेज नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। और तीसरे लोग कि जिनका भाग्य ही उसको सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो इनके लिए कुंडली में 9th हाउस होता है, या तो 9th हाउस में जो बैठा प्लेनेट्स है उसका, और जो 9th हाउस का ऑनर है, ये 2 की अगर पूजा, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशंस अगर आप करते हो तो आपका इंस्टेंटली आपका काम 5-6 महीने में ही हो सकता है। ओके। एंड एस्ट्रोलॉजिकली क्या मुझे पता चल सकता है कि मेरे लिए कौन सा करियर, कौन सा सेक्टर, कौन सा बिजनेस सही होगा? कुंडली में 4 स्थान है, 9, 10, 11, 12, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ माने बिजनेस। 10th हाउस इज ऑल अबाउट काम, मिलना, आना, करना, करवाना, एनीथिंग रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ कर्म। एंड 11th हाउस इज ऑल अबाउट किससे पैसा आना और किससे फेम मिलना। तो अगर आप अपना 10th हाउस जान लिया तो आपको क्या बिजनेस करोगे वो पता चल जाता है,
और अगर आपने 11th हाउस को जान, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, इसको हाँ, हमें हाँ, एस्ट्रोलॉजिकली डिटेल में ही जान सकते हैं, हाँ, बट अल्टीमेटली आपने अपना 10th और 11th हाउस को डिटेल में जान लिया और उसको एक्सप्लोर कर लिया, उसके पूजा पाठ, उसके ध्यान धर्म कर लिए, तो 101% आप जो काम करते होगे ना उसमें भी और क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। जैसे हुँ, किसी की कुंडली के 10th हाउस में बुध है, हुँ, तो वो वाणी, कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, नेटवर्किंग, मार्केटिंग दिखा रहा है। अभी चलो वो ऑलरेडी मार्केटिंग में था, बट फिर भी अगर उसने बुध का रेमेडीज कर दिया ना, तो वो इंस्टाग्राम चैनल भी कर देगा, यूट्यूब भी कर देगा, ऑनलाइन भी बेचेगा, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन से भी बचेगा, और शायद उसकी कंपनी और लोगों को बेचने में भी हेल्प कर करके सकते देगी। तो एस्ट्रोलॉजी कैन गिव एनॉर्मस डेप्थ की, जहां वो समुंदर हमें पता ही नहीं कि जितना गहरा है, और वहां से ऐसे रत्न मिलते हैं कि बात मत पूछो। तो 10th और 11th हाउस को अच्छा करते रहो और आपके करियर के बारे में जानकारी इजीली आपको मिल सकती है। ठीक है। और जैसे हम लोग सक्सेस की बात करते हैं लाइफ में, हम्म। लोगों को बहुत पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, जी। तो कुछ ऐसी जनरल रेमेडीज यस। हैं जो हाँ, लोग कर सकते जिसको हैं? लोग चाहना चाहिए, फेम या नेम चाहिए, उनको ओम ह्रीम सूर्याय नमः और ओम बुम बुद्धाय नमः, ये दो मंत्र करने से एक तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है और पावर बढ़ता है, तो आप रूम के एक वाइब बन सकते हो, ओके। जो सक्सेस के बहुत अच्छे वैल्यूज में गिना जाता है। सेकेंड थिंग कि लोगों को ऐसा दिखाना है कि मैं कर रही हूं या कर रहा हूं तो लोग मेरी कदर करे, मुझे अप्रिशिएट करे या मुझे वैल्यू करे। तो उसके लिए ओम शम शनेश्चराय कर, शनेश्चराय कर्म सो जायते, शनि कर्म का कारक है, शनि को बैलेंस करना शुरू कर दिया तो लोग आपको अप्रिशिएट करना, आपको वैल्यू करना शुरू कर मुझे देंगे। लगता है कॉर्पोरेट्स में ये बहुत खूब ज़रूरत होगी। जरूरत है, यस। और तीसरा सक्सेस होता है मेरे हिसाब से आपकी फैमिली लाइफ में एक्सप्रेशन ऑफ लव मिलना। हुँ, तो उसके लिए शुक्र और चंद्र, हार्मनी और इमोशंस, एक्सप्रेशन ऑफ लव और फीलिंग्स, तो चंद्र और शुक्र को अच्छा करना। जिनको भी रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना है, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। और 0 से 12 ईयर की कन्याओं को कुछ मेकअप की चीज दे दी, या उन बच्चियों को जो फेवरेट है वो उनके लिए करना करना चाहिए, चाहिए। इससे आपका शुक्र और चंद्र अच्छा हो सकता है। ओके। अब हम बात करते हैं पेरेंटिंग जी। की, बच्चों की, पेरेंट्स की। जी। सबसे कॉमन मैं आज जो कंप्लेन देखती हूँ ना हर पेरेंट की, वो ये है कि मेरा बच्चा हमारी सुनता नहीं है। नहीं। तो उसको आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? यू हैव टू बी ए गुड लिसनर। आप अच्छा सुनोगे ना तो लोग आपको अच्छा सुनेंगे। आप हर बार पेरेंट्स कैसे हो गए, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, इसलिए बच्चे को पता चल गया ये कोई सुनने वाले ही नहीं है, सिर्फ ये गुरुजी आ गए, इनका ज्ञान ले लो। हुँ, तो गुरुजी को गुरुजी का रोल दो ना, आप प्यार का रोल लो एज अ पेरेंट्स। तो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, तभी आपको कोई सुन सकता है। और अच्छा लिसनर बनने के लिए एस्ट्रोलॉजी में ओम बुम बुद्धाय नमः, बुद्ध की आराधना और शक्ति की आराधना, जितना आपके अंदर फेमिनाइन एलिमेंट डेवलप होगा उतना आप अच्छे लिसनर बन पाओगे। जैसे ही आप अच्छे लिसनर बनोगे, बच्चा आपका सुनना शुरू कर देगा। दूसरे अर्थ में दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का वांचन, ओम बुम बुद्धाय नमः की माला, या माता रानी के प्रति कोई वैष्णो देवी, अंबाजी, दुर्गा के दर्शन, ये आपके बच्चों के साथ के अलाइनमेंट के लेकर आपको अवेयर भी करेगा, और ऑटोमेटिकली आपके अंदर इतनी शक्ति प्रेरणा देगा कि आपके बच्चे आपका सुनेंगे। पर हम देखते हैं जैसे कुछ बच्चे बहुत शांत होते हैं जी। और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बोलते हैं आजकल, बहुत यस। हाइपर एक्टिव हाँ। होते हैं, इतनी एनर्जी होती है होती है। उनमें, जो रुकते ही नहीं है। नहीं। उनको मतलब एक ही चीज़ बोलते हैं हम लोग 5 बार 5 बोलते बार हैं तब वो सुनते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो एकदम शांत शांत हैं, एक जगह से हिल ही नहीं रहे। नहीं रहे। तो ये इतना डिफरेंस क्यों होता है बच्चों में? जी। एक तो होता है इंडिविजुअल कर्मों से और दूसरा होता है एनवायरनमेंट से, राइट। अच्छा। क्योंकि ऐसी कोई पेरेंट्स की पुरानी स्टोरियों की वजह से भी वो शांत हो गए और ऐसा जीना शुरू कर दिया, ये भी हुँ, संभव है। और जो हाइपर एक्टिव है वो अगर माता ने प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर शांति नहीं रखी, वो हार्मनी में नहीं रही, उसने स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया, तो ऐसे बच्चे फिर हाइपर होते हैं। अभी बात है
कि हाइपर बच्चों के लिए क्या रेमेडी है और शांत बच्चों के लिए क्या रेमेडी है कि वो थोड़े एक्सप्रेसिव हो। हाँ, तो जो भी बच्चे हाइपर है, जो इल्यूजन में है, पूरा दिन घूमते रहते हैं, पूरा दिन तोड़फोड़ करते रहते हैं, किसी का नहीं सुनते और सिर्फ गैजेट्स पे बैठे हैं। क्योंकि ऐसे बच्चों को फिर आप मेंटली, जो डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो जी लोग बोलते हैं इनको एडीएचडी है या जी ऑटिज्म है, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं आजकल। यस। तो वो अल्टीमेटली वो हाइपर एक्टिवनेस बढ़ जाता है, तो उसको हम्म, रोग का नाम दे दोगे आप, हाँ, बराबर। बट उसको आप सिर्फ बच्चों को मॉर्निंग में 5 मिनट ओम सोम सोमाय नमः कराओगे, उसका चंद्र शांत हो जाएगा, तो वो हाइपर एक्टिव से थोड़े इमोशनल और पीस ऑफ माइंड के साथ हो जाएंगे। तो आपको, आप भी एज अ पेरेंट्स उनके साथ और कनेक्टिंग फील करोगे और आपको पावर आ जाएगा। तो धार्मिक श्री, जैसे हमने बच्चों की तो बात की, बट मैं देखती हूँ कि आपने जैसे मुझे बोला कि माँ के गर्भ में जब बच्चे होते हैं तो माँ जैसे सोचती है वैसा उसमें बिहेवियर में दिखता है। यस पर एक ही माँ बाप के जी 2 बच्चे होते हैं, जी इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है उनके बिहेवियर यस। में, तो वो क्यों? जैसे एक ही जमीन पर हम अगर मॉनसून में खेती करते हैं तो अलग पाक लेते हैं और समर में करते हैं तो अलग पाक लेते हैं। हाँ, तो एक बच्चे वक्त माता की कंडीशंस हेल्थ वे मेंटली हेल्थ बहुत अच्छी थी हुँ, और शायद सेकंड टाइम इतनी अच्छी नहीं थी, ये एक पॉइंट है। हुँ, दूसरा है कि आत्मा अपने शरीर को सिलेक्ट करती है, तो निज कर्म भी होता है, सारा माँ बाप की वजह से ही हुआ, अच्छा या बुरा हम नहीं कह सकते। हुँ, बट या 40 to 50% जो एनवायरमेंट है उससे नए कर्मों का क्रिएशन होता है। ओके, तो वो हर हमेश मतलब हिंदुइज्म में तो ऐसा कहा जाता है कि ये पानी का ग्लास 15 मिनट के बाद हमें नहीं पीना चाहिए, मतलब उतना अच्छा, नई एनर्जी बनती है। ओके, तो एक प्रेग्नेंट, और वो तो आपके निजी अनुभव भी होंगे कि आपके फैमिली में आपने मम्मी ने बताया होगा कि जब आप प्रेग्नेंट थी तो मैं ऐसी थी और ये भैया प्रेग्नेंट हुए तो मैं ऐसी थी। तो एनवायरनमेंट और अकरेंस और जो हमने बात हुँ, की ऑरा का प्रभाव होता है। हुँ, कभी एक बार हस्बैंड ज्यादा प्रेम में था प्रेगनेंसी के टाइम पर, दूसरी बार नहीं था, तो रिबेलियन चाइल्ड हो गया। राइट, होता है ना तो चेंज। जैसे हमारे एंशिएंट विज़डम है, जैसे जी महाभारत या जी जो भी हमारी स्टोरीज़ हैं जी पहले की, या जी प्रहलाद हो जी गया, कृष्णा हो गए, जी इनके बचपन की कुछ स्टोरीज़ में से या उनके पेरेंट्स की स्टोरीज़ में जी से ऐसा कुछ है, कोई स्टोरीज़ जो हमारे ऑडियंस को कुछ सिखा सकती है, जी पेरेंटिंग लेसन्स? जी। मैं बहुत अच्छी बात करूँ कि जैसे आपने यशोदा माता थे, राइट। हुँ, तो कहीं पर भी आपने कृष्ण लीला में वो बहुत ज्यादा ज्ञान कृष्ण को दे रहे हैं ऐसा आपको दिखेगा? नहीं। सिर्फ वो प्रेम करते हाँ, थे, वो खुश होती थी उसको देख के, बस खुश देख फ्लो के। में लाइफ चलता था। और आज के पेरेंट्स खूब ज्ञान दे देते, ये करना ये नहीं करना, ऐसे बैठना ऐसे खाना ऐसे पीना, ये चोरी नहीं करना, ये ठीक है। समवॉट कोई ऐसा बड़ा इवेंट कर लिया और आप ज्ञान दो, ठीक है। तो हुँ, शास्त्र हमें ये सिखा था कि इंडिपेंडेंस ऑफ लाइफ एज अ चिल्ड्रन बहुत अच्छा था, क्योंकि मम्मी को इतना एक्सपेक्टेशंस भी नहीं था। और हुँ, उसमें महान बच्चे पैदा हो जाते थे, है ना। कोई जीजाबाई ने थोड़ा शिवाजी को युद्ध सिखाया था, हुँ, बस उसने खुद से ऐसे लोगों को पढ़ा सुना कि अल्टीमेटली वो योद्धा बन गए। ऐसे आप जैसे हर बार आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा जो इंडिपेंडेंट लाइफ है ना, वो शास्त्र ने अपने बच्चों को माता पिता ने दी। और वो धमाल करते थे। कोई देखो आप, शास्त्र में कोई बच्चा इजी नहीं था। हनुमान था तो सूर्य को निगल लिया, हाँ, कृष्ण था तो पहाड़ उठा लिया, हुँ। गोपियों के वस्त्र, वो मतलब भीम था, वो पानी पानी में में गिर गिर गया और गया। लड़ाई कर लिया। बट तब माताओं को इनसिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि उनका उनका ईश्वर पे श्रद्धा था, तो वो इंडिपेंडेंस दे पाते थे। हुँ, और आज की फैमिली में इतना इनसिक्योरिटी या इतना डर लॉजिकल हो गए कि है। हर बात पे डर है। नहीं हाँ, नहीं, ये खा लिया तो मर हाँ। जाएगा, ये कर मिट्टी लिया में तो खेल लिया तो मिट्टी में तो इन्फेक्शन हो इन्फेक्शन जाएगा। हो गया। तो मेन एक ही पॉइंट है, शास्त्र हमें सिखाते हैं, नहीं सिर्फ बच्चों के मामले में, हर जगह पे यू हैव टू गिव अ स्पेस टू देम। और सारी चीज को टाइम ही लगता है, तो आप कुछ नहीं सिखा सकते एज अ पेरेंट।
सिर्फ जशोदा माता की तरह गाने गा सकते हो और प्यार दे सकते हो, जीजाबाई की तरह हालरडा गा सकते हो और किसी को बलवान बना सकते हो। कोई एडवाइस, कोई फियर, कोई स्फीयर क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। बच्चे अपने आप ही, हाँ, आपकी इच्छा हो सकती है ना, वो इच्छा आपको आप में इंप्लीमेंट करनी। इफ यू वांट कि योर आपका चाइल्ड स्पिरिचुअल हो तो आप स्पिरिचुअल हो। अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा ज्ञानी हो तो आपको ज्ञान लेना है, नहीं कि उनको देना है। अच्छा। आप लोगे अपने आप चीजें होने लगती है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई व्यक्ति एक कॉर्नर में बैठता है ना तो उसके नजदीकी 5 लोगों के ऑब्जर्वर ही उनके हाँ। बाहर आते हैं और उससे उसका नया जीवन शुरू होता है ना। बच्चे सुन के कम पर आपको देखकर ज्यादा ज्यादा सीखते हैं। आपके अकरंस से, आपके लिसनिंग से। बहुत शास्त्र सुंदर बात बोली आपने। और बस एक ही बात है इसमें, फिर और 10 प्रयोग का जरूरत दिस इज नहीं। एन आई ओपनर यस, जैसी चीज जो बस रियलाइज होनी बस चाहिए। ऐसा ही। मतलब जैसे 1000 साल पहले भी लव लेटर चाहिए था और आज भी लव लेटर ही चाहिए एक वाइफ को एक हस्बैंड से। सिर्फ कोई बंगलो की इच्छा नहीं है, बंगलो की इच्छा तो टेम्पररी है, रियल में तो एक्सप्रेशन ऑफ लव ही चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है ना कि आजकल सब बस भाग रहे हैं और टाइम एक्सपेक्टेशंस नहीं की है। आग में। बच्चा अगर 5 मिनट ले रहा है नहाने में या ब्रश करने, हमारे पास पेशेंस पेशेंस नहीं। नहीं, बस। सो इट्स ऑल अबाउट इम्पेशंस, बीइंग इम्पेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस खुद से नहीं कर रहे, लोगों से कर रहे। और बच्चे की कुंडली हम लोगों को एस्ट्रोलॉजर को दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए, उससे वहम पड़ते हैं। एक तो पॉइंट है कि एस्ट्रोलॉजर कैसा होना चाहिए जिससे वहम होगा या नहीं होगा, राइट। तो दूसरा पॉइंट है कि कब दिखानी चाहिए, तो जब आप अपने बच्चे में या आप में, आपके बच्चों के अकॉर्डिंग कुछ अलाइनमेंट, हार्मनी क्रिएट करना चाहते हो, उनका ग्रो करना चाहते हो, उनको आप बड़े बड़े लेवल की पर्सनालिटी के रेफरेंस में देखना चाहते हो, उनको स्वतंत्र एक्सप्रेशन ऑफ लव वाला पर्सन देखना चाहते हो, उसी टाइम उसकी कुंडली दिखानी चाहिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट क्रिएट द न्यू एक्शन ओनली, नॉट प्रिडिक्शंस। नॉट प्रिडिक्शंस का सिर्फ टूल नहीं है, क्या नए एक्शन लोगे एज अ पेरेंट्स और एज अ बच्चा की विद्या और आपका आरोग्य कैसे अच्छा हो। तो शास्त्र में बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहला काम शॉपिंग का नहीं होता था, कुंडली देखने का ही होता था। तो अच्छा गुरु, अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा आचार्य अगर अर्ली स्टेज में मिल जाए तो सिर्फ गुरु दृष्टि से कृपा हो जाती है। वो तो एक एडवांस सब्जेक्ट हो गया। तो दिखा सकते हो, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं होता है। और हम लोग देख रहे हैं आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल है, ऑनलाइन एप्स अवेलेबल है। चैट जीपीटी से आजकल लोग पूछ रहे हैं अपने बर्थ डेट वगैरह डाल के कि मेरी कुंडली बताओ या मेरा प्रेडिक्शन बताओ, हेल्थ, सक्सेस, बिजनेस के बारे में। इज दैट राइट? नो, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट साक्षी भाव, कि आप किसी को अपने बारे में पूछ रहे हो, उनकी बातें स्वीकार कर रहे हो और उनके रेफरेंस में जब वो आप अचीवमेंट करने जाते हो तो अच्छे या बुरे टाइम में अगेन आप उनका सपोर्ट ले रहे हो, या तो वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हो या तो वो आपको एडवाइस कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर द इंफॉर्मेशन, एस्ट्रोलॉजी इज द जीपीएस ऑफ योर लाइफ। और अगर आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हो तो उसमें 10 कठिनाइयां आएगी तो उसको सॉल्व करने वाला चाहिए, जो कोई टूल, कोई एआई, कोई सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है। और पूरी दुनिया को पता है कि ज्यादा लीकर पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, ज्यादा नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ज्यादा बाहर का खाना चाहिए, सब सबको पता है। कोई गुरु, एस्ट्रोलॉजर वो इम्प्लीमेंट कैसे करे वो काम करता है। बाकी सच क्या है, गलत क्या है, कितनी शादी करनी है, कितनी रिलेशनशिप रखनी है, किसको नहीं पता। कितना वेट होना चाहिए आदर्श पुरुष का, सबको पता है। और हम लोग जैसे आजकल देख रहे हैं टीनेजर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम चलता है वो है डिप्रेशन। बहुत सारे बच्चे आजकल सुसाइड कर लेते हैं। सो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऑफ कोर्स पेरेंट्स सबसे पहला होता है कि डॉक्टर के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। बट इसमें एस्ट्रोलॉजी के पास कोई सोल्यूशन है? एस्ट्रोलॉजी के पास ही है ना, कि जैसे कि किसी का बच्चा है तो अगर वो कोई रॉन्ग रिलेशनशिप में जाता है तो जब तक वो इन्वॉल्व नहीं हो जाता ना, पेरेंट्स को नहीं बताता,
बट जब उसके जीवन में कोई एस्ट्रोलॉजर गुरु होगा तो वो जाने से पहले बता कर जाएगा कि आप मम्मी पापा को मत बताना, पर ये कैसा है, ये कैसी है। तो उसकी जर्नी ऑफ एडवाइजरी शुरू हो जाती है। करेक्ट। और शास्त्र कहता है कि 2 प्रकार के एडवाइजर चाहिए, एक प्रेमी और एक जो प्रेमी नहीं हो, न्यूट्रल हो, बाहर का हो, जिससे अटैचमेंट नहीं हो। क्योंकि अटैच व्यक्ति कभी अच्छी एडवाइस नहीं करता। अच्छी एडवाइस न्यूट्रल व्यक्ति कर सकता है ना। तो उनके अगर जैसे छोटी उम्र से, जैसे कृष्ण भगवान 16 साल की उम्र में सांदीपनी के साथ चले गए राधा को छोड़कर ना, तो अगर कृष्ण को मेंटर चाहिए तो बच्चों को तो चाहिए ही चाहिए, देयर इज नो ऑप्शन। आई डोंट नो, मुझे ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं एस्ट्रोलॉजिकली, बट क्या बच्चा सिर्फ एक ही करना इनफ है या एक से ज्यादा करना चाहिए? जो जॉइंट फैमिली में है और कितना भी कॉम्प्रोमाइज करके अगले 20-30 साल जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं तो एक बच्चा ठीक है, क्योंकि बच्चे को अभिव्यक्ति मिल जाती है कि मम्मी ने नहीं सुना तो पापा ने नहीं सुना, दादा ने नहीं सुना तो बुआ ने, आंटी ने, अंकल ने। बट अगर जो न्यूक्लियर फैमिली में है, जो सिर्फ हस्बैंड वाइफ या उनकी माता और 2 बच्चे रह रहे हैं या एक बच्चा रह रहा है, तो आई मस्ट सजेस्ट कि एटलीस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका भाई या बहन होता है। कि आपको अगर अफेयर होगा ना तो आप मम्मी पापा को बाद में बताते, पहले किसको बताते हैं? भाई बहन को। आपको किसी ने चीट किया तो आप पहले भाई बहन को बताओ। अगर उसके पास बताने वाला ही नहीं तो वो किसको बताएगा? खुद को ही बताएगा, फिर वो पागल हो जाएगा। जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सिंगल मतलब जो बच्चों में होता है, उसमें से 70-80% सिंगल चाइल्ड होते हैं, जो बात नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं क्योंकि कर पाते। मम्मी पापा का ज्यादा फोकस, ज्यादा कंट्रोल, तो इंडिपेंडेंट कम हो जाता है, तो एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ चला जाता है, तो फिर ये सब प्रॉब्लम शुरू होता है। और हर घर में मंदिर होना या फिर दिया जलाना, ये सिर्फ एक रिचुअल है या फिर ये एक्चुअली स्पिरिचुअली अफेक्ट करता है? जी, जैसे अब देखो, पारसियों में भी अग्नि की पूजा होती है, हिंदू में, अनेक धर्मों में होती है, जैसे सिखों में, पंजाबियों में भी धूना लगाते हैं, राइट। तो अग्नि ऐसा है ना कि अग्नि को देखते ही आपके अंदर एक पीस की शुरुआत होती है, राइट। तो दिया इज नॉट जस्ट अ रिचुअल्स ऑफ रिलीजियस बिहेवियर, राइट। दिया आपको हर हमेशा आप कैसे एनलाइट हो सकते हो ऐसी याद दिलाता है। वो अग्नि का प्रकाश आपको पीस ऑफ माइंड देता है। अगर उसमें घी डाला है और वो एक रूप में है तो वो आपको और फोकस्ड और स्थित प्रज्ञता देने में हेल्प करता है। और आपको कोई एक प्रमाण चाहिए कि जो है भी और नहीं भी, तो हर हमेशा सारे जो, अगर आप स्पिरिचुअली रिलीजियसली इन्वॉल्व हो तो आपको करना ही होगा। बट आप नहीं भी हो तो पार्ट ऑफ मेडिटेशन आपको नॉर्थ ईस्ट में दिया चलाना चाहिए। भले आप भगवान नहीं रखो, आप नहीं मानते हो तो, बट अग्नि और जल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सारी पूजा में हम ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः 3 बार जल पियो, क्योंकि विज्ञान कहता है कि अग्नि और जल, ये दोनों में एनर्जी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने का पावर है। और बच्चों को हमें क्यों सिखाना चाहिए कि पूजा करना, भगवान को पूजना, ये सब क्यों उनके लिए इम्पोर्टेंट है? मेरा मानना है कि डायरेक्ट पूजा नहीं सिखाना चाहिए। वेद कहते हैं पहले बच्चों को प्रकृति सिखाना चाहिए कि सांस ऐसे लेना चाहिए, शांति से सांस लो, आनापान करो, योग करो, पतंजलि सूत्र मेडिटेशन करो, ये खाने से ऐसे विचार आएंगे। ये तो मतलब सेकंड है कि आपको आयुर्वेद सिखाना चाहिए। उसके बाद उसको स्पिरिचुअलिटी, मतलब कि देयर इज अ लाइफ ऑफ होप, देयर इज अ लाइफ ऑफ डिटर्मिनेशंस, डिवोशंस, एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड डेयरिंग। तो जब तक व्यक्ति डिटरमाइन नहीं होता ना, उसके अंदर साहस नहीं आता। कोई लड़की लड़के के साथ कब भाग जाती है? जब वो प्यार में हो जाती है। उतना डेयरिंग आ जाता है कि अपने माता पिताओं के सामने भी वो पड़ जाती है। तो अगर आपने स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखाई ना तो डेयरिंग नहीं आता, और साहस के बिना कोई सिद्धि नहीं है। तो इट इज नॉट अ रिलीजियस थिंग, इट्स ऑल अबाउट आपके बच्चों में साहस, प्रेम और श्रद्धा का जगाना, कि जिससे ये दुनिया पर वो राज कर पाए। अमेजिंग। एंड इन द एंड, अगर आप इंडियन फैमिलीज को कोई ऐसे 3 रूल्स दे सको जो उनको हैप्पी, लवेबल एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग फैमिली बना सके, तो 3 रूल मैं फैमिली को दूंगा। एक, फैमिली को इमोशंस चाहिए,
तो आपके जीवन में हर महीने कोई एक एक्ट ऐसा करो कि जो फेमिनाइन स्त्रियों से जुड़ा हो, या तो वो वेलफेयर हो या कोई स्त्री की पूजा हो, मतलब देवी याग, चंडी याग, ऐसी कोई, और या तो आपकी घर की स्त्रियों को ही आप एक्सप्रेशन ऑफ लव लव, गिफ्ट या लव लेटर लिख सकते हाँ, हो, जैसे हम लोग वो बच्चियों को खाना भी खाना खिलाते खिलाते हैं। हैं। दूसरा है कि डिसीजन मेकिंग चाहिए और थोड़ा विजडम चाहिए फैमिली को। तो आपके जो वृद्ध है या जो आपके वडील लोग हैं, उसको आप मानो या नहीं मानो, बट उसके ओपिनियन लेने का एफर्ट करो कि वो क्या कहना चाहते हैं, और उनको पॉसिबली है तो उनको अप्रिशिएट करके या उसको पैर छूकर, या आपको ये समझ में नहीं आया तो ओम गुम गुरुवे नमः इसका मंत्र भी करोगे तो आपको लोगों को कैसे विवेक देना है वो आएगा। और तीसरा है कि फैमिली में हार्मनी होना बहुत जरूरी है। तो ओम शुम शुक्राय नमः और ओम सोम सोमाय नमः, तो 3 चीजें सिंपली, एक हार्मनी के लिए शुक्र का रेमेडीज, डिसीजन के लिए गुरु का रेमेडीज, और इमोशनल के लिए चंद्र का रेमेडीज, ये सारे फैमिली को करना चाहिए। और आप देखोगे ना, सिर्फ आपने ये 3-4 पॉइंट कर दिए, आप मुझे कहोगे कि इतने, मतलब आप मुझे लव लेटर लिख दोगे, ये पक्का है। मतलब इतना इजी लाइफ है। अमेजिंग, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि आज हमने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं 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 की। की, इसमें से हमारे ऑडियंस को इतने सारे लाइफ लेसन्स मिलेंगे ना, जिससे वो अपनी फैमिली लाइफ को और बेटर और स्ट्रॉन्ग और हार्मोनियस बना पाएंगे। तो यस थैंक यू सो मच धार्मिक श्री, आपने अपना नॉलेज, अपना जी। इंटेलेक्ट हमारे साथ आज शेयर किया, उसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल। यस, थैंक यू सो मच। और सारे पेरेंट्स के लिए और स्पेशली मम्मियों के लिए एक उनके बच्चों को और अच्छा करना, उनके बच्चों के साथ और कॉम्बिनेशंस और कम्युनिकेशंस बनाने के लिए मैं एक रेमेडीज कहूंगा जो आपको करना चाहिए। ओम गुम गुरुवे नमः। गुरु ज्योतिष विद्या का कारक है, आपकी रिलेशनशिप और आपके बच्चों के साथ की रिलेशनशिप का कारक है। अगर आपने गुरु को ठीक कर लिया तो लाइफ में आपको कैसे बिहेव करना है वो आपका बैलेंस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सराउंडिंग बैलेंस हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। अगर आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में या पेरेंटिंग लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं, प्लीज़ ड्रॉप डाउन योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट्स बिलो, एंड मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि धार्मिक श्री आपके उन प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशंस दे सकें। अदरवाइज आप डीएम भी कर सकते हैं उनके पेज पे, वी आर शेयरिंग द पेज इन द कैप्शन बिलो। थैंक यू सो मच।